नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा समय भी था जब इंसान घोड़ों से भी तेज दौड़ते थे। आज हम इतिहास के एक ऐसे अध्याय को खोलने जा रहे हैं जो आपको पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर देगा। यह कहानी उस दौर की है जब दुनिया में न तो इंटरनेट था और न ही कोई टेलीफोन की सुविधा थी। फिर भी दिल्ली के सुल्तान को हजारों मील दूर की खबर पलक झपकते ही मिल जाती थी। आज के इस वीडियो में हम दिल्ली सल्तनत की उस अद्भुत डाक व्यवस्था की गहराई में जाएंगे जिसे देखकर दुनिया भर के यात्री और इतिहासकार अपनी उंगलियां दांतों तले दबा लेते थे। हम जानेंगे कि कैसे बिना किसी मशीन के भारत ने दुनिया का सबसे तेज संचार नेटवर्क बनाया था। यह कहानी उन गुमनाम नायकों की है जिन्होंने अपने पैरों की ताकत से इतिहास बदल दिया। वे आंधी और तूफान में भी दौड़ते रहे ताकि साम्राज्य की सुरक्षा बनी रहे। इस रोमांचक और ऐतिहासिक सफर पर चलने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप भारत के इतिहास से प्यार करते हैं तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें। आपके लाइक करने से हमें ऐसे ही बेहतरीन ऐतिहासिक किस्से खोजने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं मध्यकालीन भारत की गलियों में। 13वीं और 14वीं शताब्दी का भारत आज के भारत से काफी अलग था। उस समय दिल्ली सल्तनत का विस्तार उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक हो रहा था। इतने विशाल और विविध साम्राज्य को संभालना किसी एक राजा के लिए आसान नहीं था। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी थी कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाना बहुत कठिन था। हजारों मील की दूरी होने के कारण विद्रोह और आक्रमण का खतरा हमेशा बना रहता था। सुल्तानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह थी कि दूर दराज के इलाकों से संपर्क कैसे साधा जाए। अगर बंगाल में कोई बगावत होती थी तो उसकी खबर दिल्ली पहुंचने में कई महीने लग जाते थे। जब तक सुल्तान अपनी सेना भेजते तब तक बहुत देर हो चुकी होती थी। विद्रोही अपनी ताकत बढ़ा लेते थे और सुल्तान के हाथ से राज्य फिसलने लगता था। इसी समस्या का समाधान करने के लिए एक क्रांतिकारी विचार का जन्म हुआ। सुल्तानों ने महसूस किया कि उन्हें एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जो हवा से बातें करे। उन्हें एक ऐसा सिस्टम चाहिए था जो भरोसेमंद हो और जिसकी रफ्तार बिजली जैसी हो। यहीं से शुरुआत हुई भारत की मशहूर बरीद या डाक व्यवस्था की, जिसे हम ह्यूमन इंटरनेट कह सकते हैं। इतिहास बताता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले इस व्यवस्था की नींव रखी थी। उस समय उनका मकसद बाजार के भावों पर नजर रखना और जासूसी करना था। उन्हें अपने गुप्तचरों से हर पल की खबर चाहिए होती थी ताकि कोई व्यापारी धोखाधड़ी न कर सके। लेकिन इस व्यवस्था को असली ऊंचाई और पहचान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में मिली। मोहम्मद बिन तुगलक एक ऐसा शासक था जो हर चीज में परफेक्शन और गति चाहता था। वह अपनी योजनाओं को लेकर बहुत महत्वाकांक्षी था और उसे देरी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने इस डाक प्रणाली को इतना सटीक बना दिया कि वह घड़ी की सुई की तरह काम करती थी। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय पूरी दुनिया में ऐसी व्यवस्था कहीं और मौजूद नहीं थी। जब प्रसिद्ध मोरक्कन यात्री इब्न बतूता भारत आए तो वह यहाँ की चीजों को देखकर हैरान रह गए। इब्न बतूता ने दुनिया के कई देशों की यात्रा की थी और कई तरह की व्यवस्थाएं देखी थीं। लेकिन भारत की संचार प्रणाली ने उन्हें जितना प्रभावित किया उतना किसी और ने नहीं किया। उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत रेहला में इस डाक व्यवस्था का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। इब्न बतूता लिखते हैं कि उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि कोई इंसान इतनी तेज खबर ला सकता है। उन्होंने बताया कि भारत में डाक और संदेश भेजने के दो मुख्य तरीके हुआ करते थे। पहला तरीका था शाही घोड़ों का इस्तेमाल, जिसे उस समय उल्लुक कहा जाता था। यह व्यवस्था मुख्य रूप से शाही फरमानों और बहुत जरूरी सरकारी आदेशों के लिए थी। इसके लिए साम्राज्य के हर 4 मील की दूरी पर शाही अस्तबल बनाए गए थे। सुल्तान ने इन अस्तबलों के लिए बहुत भारी भरकम बजट तय कर रखा था। इन अस्तबलों में हमेशा बेहतरीन नस्ल के अरबी और तुर्की घोड़े तैयार खड़े रहते थे। ये घोड़े अपनी रफ्तार और सहन शक्ति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर थे। जैसे ही कोई घुड़सवार संदेश लेकर आता, उसे बिना रुके दूसरा ताजा घोड़ा दे दिया जाता था। यह घुड़सवार बिना आराम किए दिन रात अपने घोड़े को दौड़ाता रहता था। उस समय के घुड़सवार भी बहुत कुशल होते थे और वे घोड़े की पीठ पर ही सोते जागते थे। लेकिन घोड़ों की भी अपनी एक शारीरिक सीमा होती थी और वे एक समय के बाद थक जाते थे। घोड़ों को दाना पानी और आराम की जरूरत होती थी, जो यात्रा में बाधा बन सकती थी। यहीं पर भारत की दूसरी ओर सबसे अद्भुत व्यवस्था काम आती थी, जिसे दावा कहा जाता था। दावा का मतलब था पैदल दौड़ने वाले धावकों की डाक व्यवस्था, जो विश्व प्रसिद्ध थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पैदल धावक अक्सर घोड़ों से भी जल्दी संदेश पहुंचाते थे। यह सुनने में किसी चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही वैज्ञानिक व्यवस्था थी। जहां घोड़ों की चौकी 4 मील पर होती थी,
वहीं पैदल धावकों की चौकी बहुत पास होती थी। 1 मील के दायरे में 3 चौकियां बनाई जाती थीं ताकि धावक को ज्यादा न दौड़ना पड़े। इसका गणित बहुत सीधा था कि छोटी दूरी को बहुत तेज गति से तय किया जाए। हर चौकी पर लोग हमेशा कमर कसकर तैयार रहते थे और किसी भी पल दौड़ने को राजी थे। इस हिसाब से हर धावक को अपनी पूरी ताकत से सिर्फ 1/3 मील दौड़ना होता था। क्योंकि दूरी कम थी, इसलिए वे अपनी सांस रोके बिना और थके बिना पूरी जान लगाकर दौड़ते थे। यह एक रिले रेस की तरह था जहां मशाल या संदेश एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता था। ओलंपिक में जैसे धावक रिले रेस दौड़ते हैं, यह वैसा ही कुछ नजारा होता था। हर धावक अपने हाथ में 1-2 हाथ लंबी विशेष छड़ी रखता था, जो उसकी पहचान थी। इस छड़ी के ऊपरी हिस्से पर पीतल की छोटी छोटी घंटियां बंधी होती थीं। जब धावक दौड़ता था, तो इन घंटियों की छन छन की आवाज बहुत दूर तक सुनाई देती थी। यह आवाज सिर्फ संगीत नहीं थी, बल्कि ये आने वाले संदेश का सायरन थी। सुनसान रास्तों और घने जंगलों में यह आवाज मीलों दूर तक गूंजती थी। अगली चौकी पर बैठा धावक घंटियों की आवाज सुनते ही सतर्क हो जाता था। वह समझ जाता था कि डाक आने वाली है और वह अपनी छड़ी उठाकर दौड़ने की पोजीशन ले लेता था। जैसे ही पिछला धावक पहुंचता, अगला धावक बिजली की फुर्ती से संदेश लेकर निकल पड़ता था। इस प्रक्रिया में 1 सेकंड का भी समय बर्बाद नहीं होता था और गति बनी रहती थी। हस्तांतरण इतना तेज होता था कि देखने वाले को लगता था कि धावक बदला ही नहीं है। यही कारण था कि पैदल डाक व्यवस्था घोड़ों की डाक व्यवस्था से भी ज्यादा तेज मानी जाती थी। इन हरकारों का जीवन बहुत ही अनुशासित और कठिनाइयों से भरा होता था। वे न तो बारिश देखते थे, न धूप, और न ही रात का अंधेरा उनके लिए कोई मायने रखता था। बरसात के मौसम में जब रास्ते कीचड़ से भर जाते थे, तब भी उनकी रफ्तार कम नहीं होती थी। चिलचिलाती धूप में जब आम इंसान घर से निकलने में डरता था, वे दौड़ रहे होते थे। घने जंगलों के बीच से गुजरते हुए उन्हें अक्सर जंगली जानवरों का सामना करना पड़ता था। उस समय भारत के जंगलों में बाघ और तेंदुए बड़ी संख्या में पाए जाते थे। कई रास्ते ऐसे थे जो पहाड़ियों और घाटियों से होकर गुजरते थे, जहां एक गलती जान ले सकती थी। रात के समय सुनसान रास्तों पर दौड़ना साक्षात मौत के मुंह में जाने जैसा था। लेकिन इन धावकों की हिम्मत और जज्बा किसी भी डर से बड़ा होता था। इब्न बतूता ने लिखा है कि ये घंटियां जंगली जानवरों को डराने का काम भी करती थीं। लगातार बजती हुई तेज आवाज से जानवर रास्ते से हट जाते थे और धावक सुरक्षित निकल जाते थे। इसके अलावा रास्तों में डाकुओं और लुटेरों का भी हमेशा खतरा बना रहता था। कई बार ये धावक सरकारी खजाना या कीमती रत्न लेकर भी दौड़ते थे। लुटेरे जानते थे कि इन हरकारों के पास कीमती सामान हो सकता है, इसलिए वे घात लगाकर बैठते थे। लेकिन धावकों की गति इतनी तेज होती थी कि लुटेरों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता था। इसलिए इनकी ईमानदारी और वफादारी की कस्में पूरे साम्राज्य में खाई जाती थीं। ये लोग अक्सर स्थानीय गांवों के गरीब किसान परिवारों से आते थे, लेकिन इनका सम्मान बहुत था। सुल्तान और उनके अधिकारी इन हरकारों का बहुत ख्याल रखते थे और अच्छा वेतन देते थे। उन्हें पता था कि सल्तनत की सुरक्षा की डोर इन्हीं के मजबूत पैरों से बंधी हुई है। अगर यह डोर टूट जाती तो पूरा साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता था। इस व्यवस्था की गति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं जो इब्न बतूता ने बताई। सिंध से दिल्ली की यात्रा करने में आमतौर पर 50 दिन का समय लगता था। व्यापारी और आम यात्री अपने काफिले के साथ चलते थे, इसलिए उन्हें बहुत समय लगता था। लेकिन इस पैदल डाक व्यवस्था के जरिए कोई भी खबर सिर्फ 5 दिन में पहुंच जाती थी। यह उस समय के हिसाब से प्रकाश की गति से कम नहीं था और यह एक रिकॉर्ड था। इतनी तेज गति के कारण ही सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सनक पूरी कर पाते थे। इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को एक सनकी बादशाह भी कहा गया है। कहा जाता है कि सुल्तान को खुरासान के ताजे फल बहुत पसंद थे, जो बहुत दूर थे। इतनी दूर से फल लाना, और वह भी बिना खराब हुए, लगभग असंभव काम था। साधारण तरीके से फल लाने में वे रास्ते में ही सड़ जाते थे या सूख जाते थे। लेकिन ये धावक टोकरियों में फल रखकर इतनी तेज दौड़ते थे कि फल ताजे ही दिल्ली पहुंचते थे। यह सुल्तान की मेज पर रखे फलों के पीछे हजारों लोगों की मेहनत छिपी होती थी। इसके अलावा सुल्तान को पीने के लिए गंगा नदी का पवित्र जल चाहिए होता था। जब सुल्तान दौलताबाद में थे, तब गंगा नदी वहां से 40 दिन की दूरी पर थी। दौलताबाद में पानी की कमी नहीं थी, लेकिन सुल्तान को सिर्फ गंगा जल ही चाहिए था। लेकिन डाक व्यवस्था के जरिए उन्हें हर रोज पीने के लिए ताजा गंगा जल मिलता था। सोचिए, बिना किसी आधुनिक ट्रांसपोर्ट के हर रोज सैकड़ों मील दूर से पानी लाना कितना मुश्किल है। पानी के घड़े एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते थे और एक बूंद भी नहीं छलकती थी। यह सब उन हरकारों के पसीने और अथक परिश्रम का ही नतीजा था।
यह व्यवस्था सिर्फ सुल्तान के ऐशो आराम के लिए नहीं थी, बल्कि प्रशासन की रीढ़ थी। सल्तनत के हर कोने में सुल्तान के जासूस फैले हुए थे, जिन्हें बरीद कहा जाता था। ये जासूस समाज के हर वर्ग में घुले मिले होते थे और हर बात पर नजर रखते थे। ये जासूस हर छोटी बड़ी खबर लिखकर इन्हीं धावकों के जरिए सुल्तान को भेजते थे। अगर किसी शहर का कोतवाल रिश्वत ले रहा है, तो सुल्तान को तुरंत पता चल जाता था। भ्रष्ट अधिकारियों के लिए यह डाक व्यवस्था किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। अगर कहीं अकाल पड़ा है या अनाज के दाम बढ़ रहे हैं, तो खबर दिल्ली पहुंच जाती थी। सुल्तान तुरंत शाही आदेश जारी करते थे और राहत सामग्री भेजने का इंतजाम करते थे। इस डर से साम्राज्य के अधिकारी अपनी हद में रहते थे और जनता को तंग नहीं करते थे। उन्हें पता था कि सुल्तान की आंखें हर जगह मौजूद हैं और सजा मिलने में देर नहीं लगेगी। न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में इन धावकों का बहुत बड़ा योगदान था। जब मंगोल आक्रमणकारी भारत की सीमाओं पर अपनी सेना लेकर जमा होते थे, तो सीमा के रक्षक तुरंत एक संदेश लिखकर धावक के हवाले कर देते थे। यह खबर 24 घंटे के अंदर दिल्ली के दरबार में पहुंच जाती थी और सेना तैयार हो जाती थी। दुश्मन को लगता था कि सुल्तान को खबर मिलने में हफ्तों लगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता था। इस त्वरित सूचना के कारण ही दिल्ली सल्तनत कई बड़े हमलों को नाकाम कर पाई। सुल्तान अपनी सेना को रणनीतिक स्थानों पर पहले ही तैनात कर देते थे। इतिहास के पन्नों में हम राजाओं की तलवारों की चमक तो देखते हैं, लेकिन ये धावक छिप जाते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि बिना सही सूचना के बड़ी से बड़ी सेना भी बेकार साबित होती है। अगर खबर समय पर न मिले, तो लाखों सैनिकों की फौज भी हार सकती है। इन हरकारों को चुनने की प्रक्रिया भी बहुत सख्त और कठिन होती थी। हर किसी को यह जिम्मेदारी नहीं दी जाती थी, क्योंकि यह राज्य की सुरक्षा का मामला था। उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा ली जाती थी और उनकी वफादारी जांची जाती थी। दौड़ने वाले की सांस पक्की होनी चाहिए और शरीर में चीते जैसी फुर्ती होनी चाहिए। उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था कि कैसे कम समय में ज्यादा दूरी तय की जाए। उन्हें सिखाया जाता था कि दौड़ते समय शरीर का संतुलन कैसे बनाए रखना है, कैसे नदी नालों को पार किया जाए और कैसे अपनी सांस पर काबू रखा जाए। सांस पर काबू पाना ही लंबी दूरी तक तेज दौड़ने का सबसे बड़ा राज था। समाज में इन हरकारों को एक विशेष दर्जा प्राप्त था और लोग उन्हें रास्ता देते थे। जब गांव वाले घंटियों की आवाज सुनते थे, तो वे समझ जाते थे कि सरकारी काम हो रहा है। वे श्रद्धा और सम्मान के साथ रास्ते से हट जाते थे, ताकि धावक की गति कम न हो। गांव के बच्चे अक्सर इन धावकों को देखकर तालियां बजाते थे और खुश होते थे। कई बार सुल्तान खुश होकर इन धावकों को इनाम में जमीन और सोने के सिक्के देते थे, लेकिन उनका असली इनाम वह संतुष्टि थी कि उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। वे जानते थे कि उनके हाथ में जो कागज का टुकड़ा है, वह कितना महत्वपूर्ण है। इब्न बतूता ने लिखा है कि भारत की यह व्यवस्था मिस्र और सीरिया की व्यवस्था से भी बेहतर थी। वहां भी कबूतरों और घोड़ों से संदेश भेजे जाते थे, लेकिन भारत जैसी निरंतरता नहीं थी। दूसरे देशों में डाक व्यवस्था थी, लेकिन वह इतनी व्यवस्थित और घनी नहीं थी। भारतीय व्यवस्था की सबसे बड़ी खासियत इसका घना नेटवर्क और अनुशासन था। सड़क किनारे बनी छोटी छोटी झोपड़ियां इन धावकों का घर हुआ करती थीं। इन झोपड़ियों के आसपास छायादार वृक्ष लगाए जाते थे, ताकि धावक आराम कर सकें। वहां वे अपनी बारी का इंतजार करते थे और थोड़ा बहुत आराम कर लेते थे। उनके पास खाने के लिए सादा भोजन होता था और पहनने के लिए साधारण कपड़े। वे अपनी लंगोट कसकर बांधते थे, ताकि दौड़ते समय कपड़े बांधा न बने। लेकिन उनके पैरों में जो रफ्तार थी, वह किसी भी शाही सवारी को मात दे सकती थी। बरसात के दिनों में जब नदियां उफान पर होती थीं, तब उनका काम सबसे मुश्किल होता था। कई बार पुल टूट जाते थे और नाव उपलब्ध नहीं होती थी। ऐसे में वे अपनी जान जोखिम में डालकर तैरकर नदी पार करते थे, ताकि संदेश न रुके। कच्चे रास्ते कीचड़ से भर जाते थे और दौड़ना बहुत ही खतरनाक हो जाता था। फिसलन भरे रास्तों पर गिरने का डर हमेशा रहता था, लेकिन वे रुकते नहीं थे। फिर भी इतिहास गवाह है कि डाक कभी रुकी नहीं और संदेश कभी लेटे नहीं हुए। कई बार दौड़ते दौड़ते हरकारों की दिल की धड़कन रुक जाती थी और वे गिर पड़ते थे। गर्मी की वजह से लू लग जाना या डिहाइड्रेशन होना बहुत आम बात थी। ऐसे में उनके साथी बिना शोक मनाए तुरंत संदेश उठाते और आगे दौड़ पड़ते थे। कर्तव्य के प्रति ऐसा समर्पण आज के दौर में शायद ही कहीं देखने को मिले। उनका मकसद सिर्फ एक होता था कि संदेश अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि तकनीक ही सब कुछ नहीं होती है। असली ताकत इंसान की इच्छा शक्ति और उसका अनुशासन होता है। आज हमारे पास ईमेल और व्हाट्सएप है, जो पलक झपकते ही संदेश भेज देते हैं। हम ऐसी कमरों में बैठकर दुनिया के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं। लेकिन उस समय के लोगों ने अपने शरीर को ही तकनीक बना लिया था।
उन्होंने अपने पसीने और रक्त से संचार का एक महामार्ग तैयार किया था। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर ठान लिया जाए तो इंसान के लिए कोई दूरी बड़ी नहीं है। दिल्ली सल्तनत का वह दौर न सिर्फ युद्धों का था, बल्कि अद्भुत प्रबंधन का भी था। प्रशासनिक कुशलता का यह एक बेहतरीन उदाहरण पूरी दुनिया के लिए था। आज की आधुनिक पोस्टल सर्विस की जड़ें कहीं न कहीं उसी व्यवस्था में छिपी हैं। जब अंग्रेजों ने भारत में डाक सेवा शुरू की, तो उन्होंने भी पुरानी व्यवस्था का अध्ययन किया। अंग्रेजों के आने से बहुत पहले भारत ने एक व्यवस्थित संचार प्रणाली बना ली थी। शेर शाह सूरी ने भी बाद में इसी व्यवस्था को और सुधारा और सड़कें बनवाईं। उन्होंने ग्रैंड ट्रंक रोड के किनारे सराएं बनवाईं, जो डाक चौकियों का भी काम करती थीं। मुगल काल में भी यह व्यवस्था किसी न किसी रूप में चलती रही और विकसित हुई। अकबर के समय में भी धावकों और घोड़ों का इस्तेमाल संदेश भेजने के लिए होता था। लेकिन तुगलक काल की उस पैदल डाक व्यवस्था का कोई सानी नहीं था। उस समय की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वह एक अजूबा ही था। उस समय के विदेशी यात्री अपने देशों में जाकर भारत की कहानियां सुनाते थे। वे बताते थे कि भारत एक जादूगरों का देश है, जहां हवा में खबरें उड़ती हैं। वहां के राजाओं के पास ऐसी शक्ति है कि वे अदृश्य होकर सब कुछ देख लेते हैं। ये कहानियां सुनकर वहां के लोग दंग रह जाते थे और भारत आने का सपना देखते थे। भारत की समृद्धि और ज्ञान विज्ञान की चर्चा पूरी दुनिया में होती थी। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने ऐसी शानदार व्यवस्था का निर्माण किया था। यह सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, बल्कि हमारी विरासत का एक अनमोल हिस्सा है। उन हरकारों की घंटियों की आवाज आज भी इतिहास के गलियारों में गूंज रही है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हर बड़े साम्राज्य की नींव आम आदमी की मेहनत पर टिकी होती है। राजा तो सिर्फ आदेश देते हैं, लेकिन उसे पूरा करने वाले ये आम लोग ही होते हैं। हमने कोशिश की है कि उन गुमनाम वीरों को आज याद किया जाए और उन्हें सम्मान दिया जाए। अगर हम इतिहास को गहराई से देखें, तो हमें ऐसे कई रत्न मिल जाएंगे जो धूल में दबे हैं। हमारा मकसद है कि भारत के हर बच्चे और नौजवान को अपने इतिहास पर गर्व हो। हम अक्सर पश्चिमी देशों के आविष्कारों की बात करते हैं और अपना इतिहास भूल जाते हैं। हमें लगता है कि सारी तकनीक और व्यवस्थाएं पश्चिम से ही आई हैं। लेकिन सत्य यह है कि प्रबंधन और प्रशासन में भारत ने दुनिया को बहुत कुछ सिखाया है। उन हरकारों ने न सिर्फ संदेश पहुंचाए, बल्कि उन्होंने भारत को एक सूत्र में बांधा। विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों वाले इस देश को जोड़ने में उनका बड़ा योगदान था। उत्तर भारत की संस्कृति को दक्षिण भारत तक पहुंचाने में इनका हाथ था। आज जब आप कोई चिट्ठी या कुरियर प्राप्त करें, तो एक पल उन धावकों को याद करें, जिन्होंने बिना जूतों के कांटों भरे रास्तों पर दौड़ लगाकर इस सेवा की शुरुआत की थी। उनके पैरों के निशान आज मिट चुके हैं, लेकिन उनकी विरासत जिंदा है। उम्मीद है कि दिल्ली सल्तनत की इस डाक व्यवस्था की कहानी आपको पसंद आई होगी। हमने इस वीडियो में उस दौर का एक सजीव चित्र खींचने की कोशिश की है, ताकि आप महसूस कर सकें कि उस समय जीवन कैसा रहा होगा और चुनौतियां क्या थीं। इतिहास सिर्फ तारीखों का नाम नहीं है, बल्कि यह इंसानी जज्बे की कहानी है। आज की कहानी उन पैरों के नाम जिन्होंने कभी थकना नहीं सीखा, और उन हौसलों के नाम जो बड़ी से बड़ी बाधाओं के आगे कभी झुके नहीं। अब हम इस वीडियो के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, जहां हम अपनी बात समाप्त करेंगे। हमने देखा कि कैसे घोड़ों और पैदल धावकों ने मिलकर एक असंभव काम को संभव किया। हमने जाना कि कैसे सुल्तान की सनक और साम्राज्य की सुरक्षा ने एक बेहतरीन सिस्टम को जन्म दिया। हमने यह भी देखा कि कैसे इब्न बतूता जैसे विदेशी यात्री इस व्यवस्था के मुरीद हो गए। अगर आपको आज की यह जानकारी और हमारी रिसर्च अच्छी लगी हो, तो हमें सहयोग करें। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, यह हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और शानदार वीडियो बनाने की ऊर्जा देता है। हम आगे भी भारतीय इतिहास के ऐसे ही अनसुने पन्ने आपके सामने लाते रहेंगे। अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।